अपना वक्त लगा दो वक्त को बनाने में, ये दुनिया झुक जाए आपको अपना बनाने में। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का शशांक डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक शर्मा आप सभी के सामने फिर हर दिन की तरह सुबह 7 बजे एक नए प्रीमियम के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं। दोस्तों, यदि आप तैयारी कर रहे हैं एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, आईआईटी जेईई मेंस प्लस एडवांस एंड नीट जैसे कंपटीशन एग्जाम की, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा मॉक टेस्ट है। और यदि आप 11th एंड 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और फिजिक्स के न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व नहीं होते, तो ये सेशन आपके लिए है। दोस्तों, मैं करा रहा हूं आप सभी को टॉप 5000 क्वेश्चन सीरीज, जो पर डे चलती है सुबह 7 बजे, जिसमें हम पढ़ चुके हैं 42 मॉक टेस्टों को। आज हम पढ़ने वाले हैं 43वां मॉक टेस्ट, और 43वें मॉक टेस्ट को हम कवर करने वाले हैं। सीरीज चल रही है टॉप 5000 क्वेश्चन सीरीज। समय न खराब करते हुए सीधे, बहुत इंपॉर्टेंट समय आप सभी का, सीधे क्वेश्चन पर उतरते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 1051, 1051। यदि पृथ्वी की सूर्य से दूरी वर्तमान दूरी की 1/4 गुनी हो तो वर्ष का समय होगा। बताइए बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से समझिएगा। हमेशा एक सर ने एक बात बताई बच्चों, कभी भी टाइम और डिस्टेंस की बात हो तो केपलर का थर्ड लॉ लगता है। कभी भी टाइम एंड डिस्टेंस की बात हो तो हमेशा याद रखिएगा केपलर का थर्ड लॉ लगता है। कौन लगता है बच्चों? केपलर का थर्ड लॉ। और केपलर का थर्ड लॉ जो होता है वो होता है टी प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3/2। टी प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3/2। अब इसने कहा है कि जो टाइम पीरियड है वो डिस्टेंस क्या कर दी गई है, 1/4 कर दी है, तो इसको मैं लिख दिया 3/2। तो बच्चों टाइम पीरियड कितना गुना हो जाएगा? ये 1/4, 1/4 को मैं 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। और पावर कितनी लग रही है बच्चों? 3/2। 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा 1/8 गुना। नया टाइम पीरियड हो जाएगा साहब पृथ्वी का। पृथ्वी का जनरल टाइम पीरियड कितना है? 24 घंटा। तो 24 का 1/8, तो बोले तो 3 घंटे का 24 घंटा 3 घंटे में तब्दील हो जाएगा। ठीक है साहब, एक बढ़िया तरीके से जिम भी नहीं हो पाएगी, समझ रहे हैं? 1.5 घंटे का दिन होगा और 1.5 घंटे की रात होगी। ठीक है साहब, ये ऐसी कंडीशन हो जाएगी। ये हो जाएगा 3 आवर्स। लेकिन इसने केवल इतना ही कहा है कि वर्तमान समय का 1/8 हो जाएगा। तो बिल्कुल बॉम्बे आंसर हमारा यहीं पे आंसर आ चुका था, 1/8 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1052। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए, क्या बोला है? 1% कम हो जाए तो द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण होगा। बच्चों 3 शॉर्ट ट्रिकें होती हैं स्मॉल जी से। स्मॉल जी कैपिटल जी m/r² होता है बच्चों। यहां से 3 शॉर्ट ट्रिकें बनती हैं। एक बनता है g प्रोपोर्शनल टू m, एक बनता है g प्रोपोर्शनल टू r, और एक बनता है g प्रोपोर्शनल टू -2r। ये 3 शॉर्ट ट्रिक बनती हैं। ये कब बनता है बच्चों? ध्यान रखिएगा, ये कब बनता है? जब r कांस्टेंट हो। जब r कांस्टेंट हो बच्चों। ये कब बनता है? जब डेंसिटी कांस्टेंट हो। और ये कब बनता है? जब मास कांस्टेंट हो। तो अगर किसी क्वेश्चन में कहा जाए कि मास कांस्टेंट है, तो जो क्वेश्चन में दे रखा है उसका उल्टा करना है, यानी नेगेटिव साइन लग रहा है, और डबल कर देना है। और यदि क्वेश्चन में कहा जाए डेंसिटी कांस्टेंट है, तो जो दे रखा है वही आंसर है। यदि कहा जाए मतलब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है या रेडियस कांस्टेंट है, तो जो कहा जाए वही आंसर है। इस क्वेश्चन में कहा गया है 1% कम और मास कांस्टेंट है, तो इसका डबल यानी 2%, और कम की जगह बढ़ेगा। इतनी बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक बना रखी है आपकी, कोई टेंशन नहीं, डायरेक्ट आंसर 2% बढ़ेगा, सी आंसर। अगर इसी क्वेश्चन में कहा जाता आपका रो कांस्टेंट है, तो हम यही आंसर दे देते 1% कम ही होगा, जो दे रखा है वही आंसर होगा। ये सब चीजें मैंने क्लास में समझाई आप। यदि आप नए हैं तो ज्वाइन करें शशांक डिफेंस एकेडमी, एएसएम फ्रंट के सामने बच्चों, एएसएम पॉलिटेक्निक कॉलेज के फ्रंट पर, और मथुरा में है। और यदि आप वहां से आ नहीं सकते हैं, दूर से हैं आप, तो यूट्यूब पर ढेर सारी क्लासें पढ़ें आप वहां से मन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1053। प्रक्षेप गति के किस बिंदु पर त्वरण तथा वेग परस्पर लंबवत होते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन के किस पॉइंट पर? यह होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। यहां पर वेलोसिटी तो होती है v cos थीटा, और बच्चों एक्सेलेरेशन ग्रेविटी हमेशा नीचे।
ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाते हैं, तो ये मैक्सिमम प्रक्षेप बिंदु पर, वह बिंदु जहां पर पहुंचता है उच्चतम बिंदु पर, मैक्सिमम पॉइंट पर। एकदम करेक्ट आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है बच्चों, मैक्सिमम पॉइंट पर, आंसर सी, क्लीन। अगला क्वेश्चन बच्चों, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होगा। फ्रिक्शन फोर्स, देखो बच्चों हमेशा फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लग रहा है, मान के चलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हमेशा गति के विरोध में लगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पोजीशन के हमेशा विरोध होता है। तो फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगता है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे होता है, फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगता है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे होता है। बीच का एंगल 180 अंश होने की वजह से जो वर्क डन होता है वो होता है एफ एक्स कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू होती है माइनस, तो माइनस एफ एक्स हो जाता है बच्चों। तो माइनस का एफ एक्स नेगेटिव होता है, हमेशा याद रखिए फ्रिक्शन फोर्स हमेशा नेगेटिव वर्क डन देता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, 30 मीटर त्रिज्या के मोड़ पर कार की अधिकतम चाल क्या होगी यदि टायर व सड़क के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.4 है। मोड़ होते हैं, मोड़ पे झुकी हुई होती है मोड़, या फिर आप कितनी मैक्सिमम स्पीड से निकाल सकते हैं किसी गाड़ी को कि एक्सीडेंट ना हो, दुर्घटना हो, गाड़ी ना पलटे या सीधी ना निकल जाए मोड़ पे। तो बच्चों सीधा सीधा फंडा है, कभी भी कोई भी चीज अगर याद है ट्रिक तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो मैं आपको बताऊं, सेंटर की ओर लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, और बच्चों बैक की ओर लगता है फ्रिक्शन फोर्स Fs। अगर इन दोनों की वैल्यू आपस में बराबर है तो कोई दुर्घटना नहीं होगी, या फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा हुआ तो भी नहीं होगी। अगर ये ज्यादा हो गया तो आपकी कार पलट जाएगी। बच्चों इस क्वेश्चन को अगर हम करें तो हमारे पास आ रहा है mv²/r, और फ्रिक्शन फोर्स होता है μmg। ये फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, μmg। तो बच्चों यहां से m से m कट जाएगा, तो मैं यहां से कैलकुलेट करूं v², वो बताना है कारक पे मोड़ते हो अधिकतम चाल, v बताना है v² बटे r, रेडियस दे रखा है 30, बराबर म्यू दे रखा है 0.4 और g दे रखा है 10। यहां से ये 4 कट जाएगा, तो यहां से हमारे पास जो वेलोसिटी आ जाएगा वो आ जाएगा 4 × 12 120, तो v जो आ जाएगा वो रूट में 120 आ जाएगा। तो रूट में 120 का मतलब हो जाएगा बच्चों, यहां से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता है 11 का 121 होता है, तो अप्रोक्स 11 आ जाएगा, 11 मीटर पर सेकेंड। अप्रोक्स 11 मीटर पर सेकेंड कहने का मतलब है बंबई आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और आपको बड़ी ईमानदारी से सॉल्व करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर बच्चों 1056, 1056 क्वेश्चन नंबर, प्रकाश के विवर्तन की खोज की थी बेटा गिलमाल्डी ने की थी, याद रखने वाला क्वेश्चन है, याद रखें आप इसे, याद रखें, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। प्रकाश के विवर्तन की खोज, अपवर्तन की खोज, है ना, तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, हर बार आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1057, पृथ्वी का वैद्युत विभव शून्य माना जाता है क्योंकि, देखो पोटेंशियल अगर किसी का 0 है तो वह वस्तु चालक है, ध्यान रखिएगा, वह कैसी है, चालक है, कंडक्टिव है, याद रखिएगा, क्योंकि चालकों में ही डेल्टा वी जो होता है वो 0 माना जाता है। क्या माना जाता है, 0 माना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, ये डेल्टा वी है पोटेंशियल डिफरेंस, जबकि कहा नहीं उसने, लेकिन हमें मान के चलना है। ठीक है, चालक है, पृथ्वी कंडक्टिव मान के चलती है अगर हम पोटेंशियल के हिसाब से देखें। निरक्षीय समतल में किसी बिंदु पर द्विध्रुव आघूर्ण एवं वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण होगा। देखो बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे जाएं तो बच्चा एक बार को हिल जाता है, क्योंकि बोर्ड क्लास में ऐसे क्वेश्चनों पर डिस्कशन कम होता है, जबकि बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मेहनत लगती है ऐसे क्वेश्चनों में। जो क्वेश्चन में कहा है उसका आंसर देना है हमको। देखो बच्चों हमसे ये कहा है कि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, जो कि -q और +q को लेकर बना है, ठीक है। अब इसकी क्या करना है, इसके वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण होगा निरक्षीय स्थिति में, किसमें बच्चों, निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति ये माइनस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर होगा E1, और प्लस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा इधर E2, तो ये आ जाएगा बच्चों E नेट। E नेट की डायरेक्शन ये हो गई, जबकि इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन होती है -q से +q। तो आप इन दोनों के बीच में देखेंगे तो ये आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये आ रही है इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है। बस ये पूछा है आपसे कि कितना एंगल है दोनों के बीच में, 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, देखो माइनस के कारण हमेशा अंदर होता है, प्लस के कारण बाहर, तो दोनों का नेट उधर जाएगा और पी की डायरेक्शन इधर। अच्छे क्वेश्चन होते हैं बच्चों, ध्यान रखना।
वैद्युत विभव के अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर दो ध्रुव के केंद्र से r दूरी पर विभव किस प्रकार रोल रखता है। देखो बच्चों, इसका फॉर्मूला आपको समझना चाहिए पहले, उसके बाद चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल बच्चा, ये -q और +q लेकर, -q और +q लेकर, और इसकी निरक्षीय स्थिति पर यहां पर पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 2p, या 2p नहीं होता, p/r² होता है। p/ क्या होता है बच्चों? r² होता है। ये होता है p/r²। cos होता है, वैसे इसमें cos 0 हो जाता है। और हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो ये होता है 1/4πε0 2p/r²। यहां r क्यों होता है बच्चों? तो यहां से आपसे पूछा गया है कि जो पोटेंशियल है वो डिस्टेंस के साथ किस प्रकार रोल निभा रहा है। ये जो पोटेंशियल है वो डिस्टेंस के साथ 1/r² का रोल निभा रहा है। बंबई आंसर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए आपको। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हुए बच्चा 1060 बच्चे, एन समान सेल जिसमें प्रत्येक का ईएमएफ ई है। बहुत बढ़िया। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, आर रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में जोड़ दिया गया। बच्चों किस में जोड़ा है? सीरीज में। कल के मॉक टेस्ट में भी एक ऐसा न्यूमेरिकल दिया था मैंने, तो आर रेजिस्टेंस के साथ से जोड़ दिया है कुंजी के की हेल्प से। तो बच्चों ये ई है, ये ई है। अगर मैं यहां से ई नेट निकालूंगा, ई नेट आ जाएगा एन ई, और बच्चों स्मॉल आर नेट निकालूंगा सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इंटू एन, लेकिन टोटल कुल रेजिस्टेंस निकालूंगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल, ये हमेशा सीरीज में होता है। तो आपके पास रेजिस्टेंस आ गया टोटल, आपके पास टोटल पोटेंशियल आ गया। तो करंट निकाल सकते हैं आप। करंट आ जाएगा एन ई बटे एन आर प्लस कैपिटल आर, एन ई बटे एन आर प्लस एन आर प्लस कैपिटल आर। ये आंसर बच्चों। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है बच्चों, अगर यही पैरेलल कॉम्बिनेशन होता तो ये आंसर आ जाता, पैरेलल होता तो ये आ जाता बी। सीरीज है तो ये सीरीज में स्मॉल एन के साथ स्मॉल आर के साथ एन का मल्टीप्लाई होता है नीचे, और पैरेलल में कैपिटल आर के साथ एन का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है बच्चा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों 1061, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ अर्थात किसी संधि पर आई नेट 0 है, संरक्षण पर आधारित है। कल आया था सेकंड लॉ के बारे में, तो ये किस पर है बच्चों? आवेश संरक्षण पर। इसमें चार्ज संरक्षित रहता है क्योंकि इसमें करंट 0 है, तो इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो चार्ज मिल जाएगा, और 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। तो बच्चों याद रखिएगा, मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूं जो मैंने बोला है। आई बराबर होता है dq बटे dt, बराबर क्या है? 0। तो यहां से मैं dq बराबर 0 हो जाएगा, मार दो इंटीग्रेशन तो चार्ज हो जाएगा कांस्टेंट। क्या हो जाएगा बच्चों? चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा। अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन 1062 बच्चों। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं लेकिन लोग इसको एनर्जी समझ लेते हैं। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, क्या जानते हैं आप इसके बारे में? दिस इज नॉट एनर्जी, दिस इज एनर्जी डेंसिटी। ये क्या है? ऊर्जा घनत्व है बच्चों। एनर्जी डेंसिटी है, जो एनर्जी डेंसिटी घनत्व है, ये ऊर्जा घनत्व, जिसकी यूनिट होती है जूल पर मीटर क्यूब। तो डायमेंशन जूल यानी ml² टी की पावर -2, मीटर क्यू यानी एल क्यू, तो डायमेंशन हो जाएगी बच्चों ml-1 टी की पावर -2 बच्चा। तो ml-1 टी की पावर -2, तो कलकत्ता इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, समान डायमेंशन वाला युग्म है। ऐसा कौन सा युग्म है जिसकी डायमेंशन एकदम सेम है? एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क, ऐसा नहीं है। वर्क एंड बलागुण, ये सही है। पोटेंशियल एनर्जी रेखीय संवेग नहीं, काइनेटिक एनर्जी वेग नहीं। देखो बच्चों, कोणीय संवेग की अगर मैं बात करूंगा तो ये होती है जूल सेकंड। क्या होती है बच्चा? ये होती है जूल सेकंड, और वर्क डन की होती है जूल। अगर मैं इसको देखूंगा तो ml² टी की पावर -1 लिख रहा है, और इसको देखूंगा तो ये ml² टी की पावर -2 लिख रहा है, तो बराबर नहीं है। अगर मैं यहां देखूं पोटेंशियल एनर्जी, ये भी जूल होती है, ये क्या हो जाएगी? ml² टी की पावर -2। और लीनियर मोमेंटम जो होता है बच्चों, वो हो जाता है आपका न्यूटन छोड़ो, शॉर्ट कर लेते हैं, केजी वाला, केजी मीटर पर सेकंड, या न्यूटन सेकंड भी लिख सकता था मैं इसे। ये हो जाएगा ml टी की पावर -1।
ये डायमेंशन मोमेंटम की आ गई। काइनेटिक एनर्जी वही जूल होती है, डायमेंशन ml²⁻², और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होता है, तो L⁻⁻1। लेकिन वर्क डन जूल होता है और लागू न्यूटन मीटर होता है, याद रखिएगा जूल नहीं होता। लेकिन डायमेंशन दोनों की सेम होती है, डायमेंशन दोनों की सेम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ml²⁻²। और उसने सेम डायमेंशन वाली फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में पूछा है, तो आंसर बम्बई आ जाएगा। बोलो जी, समझ में आया? बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मैंने पूरा खोल दिया इसीलिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है 0.05 केजी मास का कोई पिंड इतने एक्सीलरेशन के तुरंत से गिरता है। बहुत बढ़िया। वैसे गिर कितने से रहा है? 9.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वायु द्वारा पिंड पर अवरोध होगा, लेकिन होना कितना चाहिए था? होना चाहिए था, होना चाहिए था कितना बच्चे? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन आता है कम क्यों हो गया? कम क्यों हो गया? आंसर आएगा हवा की वजह से, हवा की वजह से। तो क्वेश्चन आएगा तो हवा बल लगा रही है, तो हवा बल लगा रही है, तो आंसर आएगा हाँ, आंसर आएगा। फिर क्वेश्चन आएगा कितना? अब यह पूछा है आपसे क्वेश्चन में, तो बच्चों आंसर है वो इतना तैयार है और होना चाहिए था 9.8। तो बल कितना लगा रही है बच्चों? हवा, हवा का बल, फोर्स ऑफ एयर, कितना आ जाएगा? 9.8 माइनस का 9.5, तो आ जाएगा 0.3। यह आ जाएगा एक्सेलेरेशन बच्चों हवा के द्वारा। और मास कितना है बच्चे? एक्सेलेरेशन एयर का, एयर की वजह से कम होने वाला, एयर की वजह से बल, तो यह आ जाएगा एम ए। एम कितना है? 0.05 और ए कितना आया है? 0.3। 5×15 10⁻³ तो बच्चा ए आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? बेहतरीन क्वेश्चन, एक एक चीज को लिख के बताया इसीलिए, ठीक है, आराम से पढ़ के समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चे, एक अर्धचालक को गर्म करते हैं तो क्या होता है? देखो बच्चों, एक सीधा सीधा है, चालकों में प्रोपोर्शनलिटी होती है, याद रखो इसे चीज को। चालकों में रेजिस्टेंस जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। लेकिन अगर मैं अर्धचालकों की बात करूं, अर्धचालकों में, सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस जो होता है वो उल्टा होता है। तो अर्धचालकों में गर्म करें तो रेजिस्टेंस घटेगा, यानी उल्टा होता है बच्चों। गर्म कर रहे हैं, टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस को घटना पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस घटता है। एकदम क्लियर करके रखो, टेंशन फ्री, बरोबर, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन बच्चों 1066, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित नेत्र का सुदूर बिंदु 40 सेंटीमीटर है। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष का मतलब है कि इमेज रेटिना से पहले बन रही है, समझ में आया? तो दूर करने के लिए कौन यूज करना पड़ेगा? कॉनकेव, समझ में आया? तो यानी कि आपका जो नंबर होगा लेंस का वो कैसा आएगा? नेगेटिव, समझ में आया? ये वाला पॉइंट है। तो आपके लिए जो फोकल लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है? 40 सेंटीमीटर। तो आपका नंबर जो आ जाएगा, पावर जो आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस का 1/40, और सेंटीमीटर को 100 का गुणा कर देगा ऊपर, मीटर बन जाएगा, तो ये डायोप्टर हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा माइनस का 2.5 डायोप्टर। तो बोलेगा डॉक्टर कि आपको -2.5 नंबर का चश्मा लगेगा, समझे? क्योंकि आप निकट दृष्टि दोष से पीड़ित हैं, आपको दूर की वस्तु नहीं दिखती, आपको दूर की वस्तु नहीं दिखती। यदि आप 40 सेंटीमीटर
से दूर देखना चाहते हैं, देखना, तो -2.5 नंबर का आपके नयनों पर चश्मा चढ़ेगा, चश्मा चढ़ेगा। लो साहब, ये थ्योरी हो गई आपकी। समझ में आया बच्चा? तो इसलिए आंसर आ जाएगा सी। निकट दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु ना दिखेगी, उल्टा ऐसा बोलते हैं। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। ओजोन मंडल अवशोषित करता है, सब जानते हैं, पराबैंगनी किरणों को। ठीक है, पराबैंगनी जो होती हैं अल्ट्रासोनिक वेव से होती हैं, उन किरणों को बिल्कुल अवशोषित कर जाता है बच्चों। ठीक है, ओजोन। अगला क्वेश्चन, उच्चतम आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो इसका लैम्डा मिनिमम होगा। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लिए लैम्डा मिनिमम। इंफ्रारेड, विजुअल, रेडियो, गामा। गामा रे इसका सबसे कम होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस किरण का ग्रीन हाउस प्रभाव प्रदर्शित करती है? ग्रीन हाउस प्रभाव जानते हैं आप क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव होता है बारिश के बाद, बारिश के बाद पृथ्वी अपनी गर्मी को बाहर छोड़ती है, गर्मी को बाहर छोड़ती है। समझ में आया बच्चा? छोड़ती है, जो इंफ्रारेड किरणों के रूप में होती है, किरणों के रूप में होती है। और यही कारण है कि बारिश के बाद अगर मौसम ना खुले तो पृथ्वी से हीट बाहर आती है और इसे मॉइस्चर कहते हैं। लोगों को सांस लेने में दिक्कत आती है, इंफ्रारेड वेव बहुत हीट होती है, बहुत गर्म होती है बच्चा। अगला क्वेश्चन बच्चे आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस तरंग का तरंग दैर्ध्य मैक्सिमम है? सब जानते हैं, मैक्सिमम वेवलेंथ होता है रेडियो। कहां है मैक्सिमम वेवलेंथ? अगला, जब धारा का मान इतने सेकंड में से इतने एम्पियर परिवर्तित होकर इतने एम्पियर हो जाता है, तब यह कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 8 वोल्ट है। कुंडली का सेल्फ इंडक्शन होगा। बच्चों ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये सूत्र बेस पे होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आप लोगों को कभी भी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मॉक टेस्टों से ढेर सारी चीजें याद हो जाएंगी आपको। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद नहीं कर सकते, लेकिन आज याद हो जाएगा। सेल्फ इंडक्शन का ये फॉर्मूला होता है -L/di/dt। ये होता है बच्चों -L/di/dt। बट मैग्नीट्यूड में काम करें, ये दे रखा है 8 वोल्ट, एल हमको निकालना है। करंट की चेंजिंग दे रखी है आपके पास, करंट की चेंजिंग 2 एम्पियर, प्लस का 2 एम्पियर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या फिर लो माइनस सहित ले लो, कहानी खत्म हो जाएगी। भाई वैसे भी आपको पता है कि निकालना है सेल्फ इंडक्शन, माइनस में तो आएगा नहीं क्योंकि वो प्रॉपर्टी है। अगर मैं माइनस ले भी रहा हूं तो आपके पास 8 वोल्ट, और ये आ जाएगा I2 - I1 ओवर डेल्टा टी। बच्चों ये आ जाएगा 8 नहीं है, यहाँ एल निकालना है, तो बच्चे ये मेरे पास आ जाएगा -L, तो माइनस का एल, I2 कितना है -2 बटे करंट कितना है बच्चों टाइम 0.05, तो बच्चों प्लस हो जाएगा तो ये 4L हो जाएगा बटे 0.05, और आगे दे रखा है 8। यहां से अगर मैं देखूंगा तो ये दे रखा है 8 बराबर 4L बटे 0.05, 4 से काट दूंगा 2 बार, से आ जाएगा L बराबर 2 क्रॉस 0.05, 5 दूनी 10 तो 0.1 हेनरी। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, आपको गलती नहीं करनी, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनको ध्यान से सावधानी के साथ याद रखना है, समझ के रखना है। अगला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर कि 3 हेनरी के, ये 3 हेनरी है, ये भी 3 हेनरी है, ये भी 3 हेनरी है, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कैसा कॉम्बिनेशन है? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। देखने में आपको ऐसा लग रहा है सीरीज, लेकिन ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। क्योंकि बच्चों अगर मैं यहाँ ए ले रहा हूं तो ये भी ए हो जाएगा, और बच्चों अगर मैं यहाँ बी ले रहा हूं तो ये भी बी हो जाएगा, क्योंकि बीच में कोई भी इंडक्शन नहीं जुड़ा। तो ये ए और बी के बीच में ये जुड़े हुए हैं, और ये आपके पास एल एल एल। और बच्चों ये जो जुड़ता है ना, वो जुड़ता है बच्चों हमेशा रेजिस्टेंस की तरह, आर की तरह जुड़ता है, याद रखना, आर की तरह जुड़ता है।
आर की तरह जुड़ता है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर मैं एल नेट निकालूंगा क्या आ जाएगा, एल अपॉन एन, और एल कितना है 3, बट 3 ही है, ये आंसर आ जाएगा ए कैन रिवर। ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा सा ध्यान रखिए, आंसर ए आ जाएगा, बढ़िया क्वेश्चन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, एक चल कुंडली, एक छड़ चुंबक जिसका चुंबकीय आघूर्ण एम है और बीच तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा। बच्चों सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह करें आप, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो टॉर होता है वो होता है पी क्रॉस ई होता है, तो आप इसमें भी टॉर ऐसे ही निकालें, पी की जगह कौन आ जाएगा यहां, कैपिटल एम, और ई की जगह कौन आ जाएगा यहां बी, बस। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक का याद है तो मैग्नेट का भी याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, एम क्रॉस ई। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन, समान परास के 3 वोल्ट मीटर जिनके रेजिस्टेंस दे रखे हैं, ये दे रखा है आपके 10 की पावर 4, ये दे रखा है आपके पास 8 गुणा 10 की पावर 4, और ये दे रखा है बच्चों आपके पास 4 गुणा 10 की पावर 4, 10 की पावर 3 है ये भी 10 की पावर 3 है, 8 गुणा 10 की पावर 3 दे रखा है। तो अच्छे वोल्टमीटर की पहचान, देखो वोल्टमीटर की खासियत है रेजिस्टेंस मैक्सिमम चाहिए, आर बहुत बड़ा चाहिए, जितना बड़ा होगा रेजिस्टेंस उतना ही अच्छा वोल्टमीटर है। तो सबसे अच्छा कौन सा है, 1000 वाला, तो आर मैक्सिमम चाहिए, देन आंसर 10,000 नॉट 1000, 10,000 वाला सबसे बेस्ट है बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों, और ये लास्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे लेवल का है, थोड़ा सा ध्यान दें। ये है कॉम्बिनेशन ऑफ बीटी स्टोन ब्रिज, समझे। अब आपसे ये बोल रखा है R1 R2 समान, R1 R2 के मान बताने। देखो बच्चों अगर ये बीटी स्टोन है, उसने कहा है कि ये बीटी स्टोन है, अगर ये बीटी स्टोन है तो इन दोनों का रेशियो बराबर, इन दोनों का रेशियो बराबर, तो मैं ऐसे करूंगा तो 10/30 बराबर R1/9, यहां से कट जाएगा 9, तो R1 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 9/3, बोले तो 3 ओम। R1 की वैल्यू तो आ जाएगी 3 ओम, लेकिन मेरे भाई यहां से करंट ही नहीं जाएगा, करंट ही नहीं जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल ऑफ V बराबर पोटेंशियल ऑफ D होगा। जब अंदर करंट ही नहीं जाएगा तो इसका कोई रोल नहीं रहेगा, जब इसका कोई रोल नहीं है तो RT कुछ भी हो सकता है, R2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन R1 का मान जो होगा 3 ओम होगा, लेकिन R2 एनी फाइनाइट वैल्यू। तो ये था दोस्तों आपका जबरदस्त मॉक टेस्ट, बहुत प्यार से किया एक एक क्वेश्चन को आपने। उम्मीद करता हूं आपने इस मॉक टेस्ट से ढेर सारे फॉर्मूले भी याद रखे होंगे, और क्वेश्चन को किस प्रकार हैंडल करना है वो आपने सीखा होगा। लगातार लेते रहें मॉक टेस्टों को, और मॉक टेस्ट नंबर पहले से रिवीजन करते रहें। और यदि आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ज्वाइन करें शशांक डिफेंस अकेडमी, फ्रंट ऑफ ASM पॉलिटेक्निक कॉलेज, मथुरा, उत्तर प्रदेश। जय हिंद दोस्तों।